हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो मन लगा कर रहे होंगे। देखिए, जो हम टॉपिक कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो चैप्टर है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जो हमारी जो लास्ट क्लासेस रही हैं उसमें हम जो सबसे पहले जो प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड जिसको बोलते हैं वो, प्लस में हमने एक मेथड किया था इनकम मेथड। तो हमारा जो लास्ट मेथड रहता है वो रहता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको बोला जाता है व्यय विधि। व्यय विधि, ठीक है, व्यय विधि बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड इज द मेथड विच मेयर्स द फाइनल एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर हम क्या मेजर्स करते हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर को मेयर्स करते हैं ऑन द जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग इन द काउंटिंग ईयर। मतलब इसके अंदर हम क्या मेयर्स करते हैं? हम करते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। अब बात आती है कि ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा क्या होता है? जीडीपी एट एमपी। जी से क्या आ जाएगा? ग्रोस, ठीक है, डी से आ जाएगा डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट एमपी। ठीक है, मतलब जितना भी एक अकाउंटिंग ईयर के, एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितना भी टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, यदि हम उसको सब जोड़ देते हैं पूरी इकोनॉमी का या एक देश की, तो हमारी क्या कहलाती है? वो जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पे हम क्या है, एक्सपेंडिचर को दो भागों में बांट देते हैं। एक को तो हम बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं हम अंतिम अंतिम व्यय, और ये हमारा होता है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती व्यय। ठीक है, एक तो होता है हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है हमारा इंटरमीडिएट। फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है? फाइनल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर जो किस पे किया जाता है? फाइनल गुड्स के ऊपर हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। किसके ऊपर? फाइनल गुड्स या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अगर व्यय हम एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्च करेंगे, तो हमारा फाइनल गुड्स के ऊपर। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका हम क्या कर लेते हैं? कंजम्पशन कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि एक व्यक्ति है, उसने क्या किया? 5 लीटर उसने क्या किया? दूध खरीदा, ठीक है, और उसको उसने क्या किया? कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम वो कैसे कर सकता है? या तो उसने दूध से क्या दही जमा ली, या दूध को उसने डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, या चाय बना ली, कॉफ़ी बना ली, मतलब उन्होंने उसका फाइनल यूज़ किया। तो ए का जो क्या है, ये फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या है कि कच्चे माल के रूप में जब हम क्या करते हैं? उसको यूज़ करते हैं। किसके रूप में? कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में, या फिर हम किसके लिए? रीसेल, या हम उसको दोबारा बेचने के लिए। मतलब हमने एक दूध खरीदा, मान के चलिए 100 लीटर हमने दूध खरीद लिया, और हमने लिया उसका प्राइस 70 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से हमने क्या किया? उसको परचेज कर दिया। 70 के हिसाब से हमने खरीदा और उसको 80 रुपये पर लीटर के हिसाब से हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। मतलब 10 रुपये पर लीटर हमने क्या किया? हमारा पैसा बचाया। तो रीसेल के लिए अगर हम किसी भी वस्तु का यूज़ करते हैं तो वो इंटरमीडिएट जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब फाइनल एक्सपेंडिचर कौन करता है? फाइनल एक्सपेंडिचर फैमिलीज कर सकते हैं, जिसको हम ग्रस्त क्षेत्र बोलते हैं भाई। ठीक है, ग्रस्त क्षेत्र बोल सकते हैं, फैमिलीज। ठीक है, दूसरा क्षेत्र हमारा क्या हो सकता है? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उत्पादन करता है, वो भी क्या करते हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर भी होती है, वो भी क्या करती है? वस्तुओं और सेवाओं को खरीदती है, उनके ऊपर खर्च करती है। और जो फाइनल सेक्टर रहेगा वो हमारा रहेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं? वस्तुओं के ऊपर खर्च करते हैं, तो वो भी हमारा क्या है? तो यहाँ पे 4 सेक्टर्स होंगे जो क्या करते हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर
करते हैं। ठीक है, तो आपके ये भी समझ में आ गया होगा कि फाइनल एक्सपेंडिचर, देखिए फाइनल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश या कोई भी फर्म करती है। जबकि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या मध्यवर्ती व्यय वो व्यय होता है जो मध्यवर्ती वस्तुओं के ऊपर ही किया जाता है। जैसे कि हमने कोई वस्तु खरीदी रीसेल के लिए या हमने उसको यूज किया कच्चे माल के रूप में, ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में, तो वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं व्यय विधि के, वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, तो इसमें देखिए जो आगे हमारा रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड्स के अंदर, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम मेजरमेंट कैसे करते हैं नेशनल इनकम का। तो सबसे पहला स्टेप है अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान। देखिए मैंने इकाइयों की पहचान आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर जो करती हैं वो सबसे पहली हमारी क्या रहेगी, जो हाउस होल्ड मान सकते हैं हम, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा हमारा क्या रहेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा हमारा क्या रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर। और फोर्थ हमारा क्या रहेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये चार हमारे सेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, और स्टेप 2 में हमारा क्या रहेगा, अंतिम व्यय का वर्गीकरण। जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, फाइनल एक्सपेंडिचर, उसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, फोर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा रहता है हमारा फोर फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बाद भी इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसको भी दो भागों में बांट दिया। एक तो बांटा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, व्यय कर रहा है। दूसरा सेक्टर हमारे बांट दिया गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर है वो फाइनल कंजप्शन गुड्स का कैसे प्रयोग कर रहा है, उनके ऊपर कैसे खर्च कर रहा है। और हमारा जो इधर जो रहेगा फॉर द फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए काम आएगा, तो उसमें इन्होंने तीन भागों में बांटा इसको। जो पहला है वो है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा हमारा है चेंज इन स्टॉक, और तीसरा हमारा क्या कहलाएगा, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा वो आएगा हमारा स्टेप 3, स्टेप थर्ड। जो थर्ड स्टेप है वो हमारा है इसके अंदर एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। इसमें हम देखेंगे कि इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं हम, कि प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, या जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो इसका एक एक करके हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं, समझते हैं कि इनका क्या क्या महत्व रहेगा। तो देखिए इसके अंदर जो स्टेप थर्ड रहेगा वो रहेगा हमारा एस्टिमेशन ऑफ द फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। जो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें हम देखेंगे कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो दो तरह से किया जाता है। मैंने आपको बताया, एक तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो करता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो गवर्नमेंट सेक्टर करती है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइवेट सेक्टर का देख लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की किन किन गुड्स एंड सर्विसेज को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे और किसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं। देखिए जो एक फाइनेंशियल ईयर है, करंट ईयर है, उसमें जितनी भी वस्तु और सेवाएं जो खरीदी जाती हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, वो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। दूसरा है वस्तु के रूप में प्राप्त मजदूरी और वेतन। जो मजदूरी और जो क्या है, जो उनको वेजेस और सैलरी है जो वस्तु के रूप में मिलती है, उसको भी हम क्या करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है वस्तु के रूप में प्राप्त निवल उपहार। अगर हमें क्या है, कोई उपहार मिलता है वस्तु के रूप में, तो भी उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए थर्ड 3 पॉइंट हो चुके हैं। इससे पहले आपको बता देता हूँ, जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, मान के चलिए एक देश के अंदर कितनी, जैसे मान के चलिए ए क्वांटिटी की गुड्स हैं, ठीक है, जितनी भी उसके अंदर हम क्या करते हैं, वस्तु और सेवाएं हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्राइस, रिटेल प्राइस है, रिटेल प्राइस जिसको हम बोलते हैं फुटकर कीमत, इससे हम क्या कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल के
आ जाएगा। ठीक है, जो अंतिम वस्तु और सेवाएं होंगी उसको हम रिटेल प्राइस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, फॉर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पॉइंट, विदेशों में प्रत्यक्ष खरीद। देखिए हमारे देश के जो लोग हैं वो विदेशों में जो प्रत्यक्ष खरीद करते हैं, मतलब वहाँ से जो वस्तुएं खरीदते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो विदेशी क्या करते हैं, हमारे देश में रहते हैं, मान के चलिए कोई फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स जो विदेशी लोग हैं वो अगर हमारे देश में खरीदते हैं तो उनकी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, खुद काबिज मकानों का आरोपित किराया। जो लोग हैं खुद के मकानों में रहते हैं उनका जो आरोपित किराया है, जो उनका रेंट जो उनको मिल सकता था, उसकी वैल्यू भी हम इसके अंदर क्या है, एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड करते हैं। नौकरों को दी गई मजदूरी और वेतन। जो लोगों के घरों में नौकर होते हैं या ड्राइवर होते हैं, जो उनको सैलरी दी जाती है, जो उनको वेजेस दी जाती है, उसको भी क्या है हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एनपीओ द्वारा खरीदी गई वस्तुएं तथा उनके जो सैलरी दी जाती है, उनके जो वहाँ पे काम करते हैं वर्कर्स। एनपीओ होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं जो सेवाएं करती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो वस्तु और सेवाओं की खरीद करी जाती है और जो उसमें लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको जो सैलरीज दी जाती हैं, वो भी हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है वो किन किन के ऊपर करेगी। सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं का क्रय, निम्न जितनी भी वस्तु और सेवाएं जो गवर्नमेंट प्रयोग करती है कंजम्पशन के लिए, सबसे पहले तो हम उसको क्या करते हैं, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो वर्क काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो उनको जो सैलरीज दी जाती है वो क्या इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। विदेशों में निवल कर है, जो गवर्नमेंट है बाहर देशों में क्या करती है, वस्तुओं को खरीदती है, उसकी वैल्यूज़ को भी हम क्या है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद आएगा हमारा फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो देखिए हमारा क्या है, देखिए जो इसमें आगे टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है और उसमें चेंज इन स्टॉक है, उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें हम क्या है दो टाइप से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला तो है एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण है उसमें क्या है, जो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर होगा उसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि जो कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अंदर हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि सीमेंट है, रेती है, या जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, उसका हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसको क्या करते हैं हम रिटेल प्राइस से क्या है मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो उसके अंदर जो लेबर वगैरह है उनके जो वेजेस है उसका भी इसके अंदर ही हम क्या है कैलकुलेशन करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या मान के लेंगे, देखिए सबसे पहला तो रहेगा फिक्स्ड असेट्स क्रिएशन। जितनी भी फिक्स असेट्स हैं, हमारी अचल संपत्तियां होती हैं, उनको जिनका जो क्रिएशन होगा वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। नए घर बनाए जा रहे हैं या रिपेयर्स किए जा रहे हैं होम, ठीक है, या फॉर्मेशन हो रहा है उनका, या चालू कोई भी कार्य चल रहा है, वो सभी हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन के अंदर इंक्लूड करेंगे। दूसरा इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी। अब मशीनरी है, मशीनरी का भी वही है, जो उसकी वैल्यू है क्वांटिटी वैल्यू, मान के चलिए कि 100 मशीनरी है और एक की जो वैल्यू है वो क्या है 1 लाख उसका प्राइस है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 CR हमारा इसके ऊपर एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपका। चेंज इन स्टॉक क्या है, जो हमारी क्या है भौतिक मात्रा होती है, जो भी हमारी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी किसी भी वस्तु और सर्विसेज की, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, उसको रिटेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन किसकी निकालेंगे, वो निकालेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1000, ठीक है, और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, मान के चलिए हमारे पास 500 था, अब 1000 है, तो इसका मतलब हमारा चेंज इन स्टॉक कितना आ गया 500। तो 500 का हम रिटेल प्राइस से कैलकुलेशन करके हम इसको चेंज इन स्टॉक की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फिर क्या निकल के आ जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन
आ जाएगा। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक रहता है वो रहता है इसके अंदर नेट एक्सपोर्ट। उसको कैसे निकाल लेंगे वो देखिए। तो इसमें देखिए हमारा जो ये टॉपिक रहेगा ये रहेगा नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं निवल निर्यात। निवल निर्यात को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो निर्यात किया है हमने, एक्सपोर्ट किया है, उसमें से यदि इंपोर्ट को घटा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट देखिए, निर्यात जैसे क्या है, निर्यात का मतलब होता है जब हम वस्तुओं को क्या करते हैं, सेल करते हैं, किस में करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में करते हैं। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में सेल करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, निर्यात। और इंपोर्ट का मतलब होता है हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, परचेज करते हैं, क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, माइनस मानेंगे, क्योंकि इससे क्या है, पैसा है हमारा वो क्या है, बाहर विदेशों में जा रहा है। निर्यात को हम क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं, क्योंकि निर्यात हमें क्या है, पैसा हमारे देश में आ रहा है। ठीक है, निर्यात हम किस किस चीज़ का करते हैं, जैसे एग्जांपल लें, एक्सपोर्ट करते हैं जितने तरह के हमारे, जैसे कि हमारे मसाले हैं, ठीक है, हमारी क्या है, चाय है, ठीक है, चाय हो गया, मसाले हो गया, या कुछ क्या है, धातुएं वगैरह है, खनिज है, रॉ मटेरियल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जबकि हम आयात किस चीज़ का कर सकते हैं, जैसे कि किसी प्रकार के क्या करते हैं, हम कई तरह के खनिज भी मंगवाते हैं। ठीक है, या हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसका हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है, तो जब निर्यात में से आयात, मान के चलिए निर्यात हमने किया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1000 रुपये का हमने क्या किया, निर्यात, और आयात वस्तुएं हमने क्या करी, खरीदी कितने की, 500 रुपये की। तो जो नेट एक्सपोर्ट आएगा, अब नेट एक्सपोर्ट वो आ जाएगा 500 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था निवल निर्यात का। ठीक है, तो इन सभी को कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, जीडीपी एट एमपी। देखिए इसमें क्या है, तो इसमें आगे देखिए, जो जीडीपी एट एमपी है वो इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा, सी प्लस जी प्लस एफ प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मैंने आपको बताया है कि क्लोजिंग में से क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को घटा देते हैं तो हमारा चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। और एक्स माइनस एम, ये हमारा क्या है, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, निवल निर्यात है हमारा ये। ठीक है, तो सी से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सी से हमने डिनोट किया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट सेक्टर है वो कंजम्पशन के ऊपर जो व्यय करेगा वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से डिनोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन के ऊपर करता है उसको हम डिनोट कर रहे हैं जी से। और जो क्या है हमारा, जो ग्रोस डोमेस्टिक जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ से। ठीक है, जब इन सभी की वैल्यूज को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमारे पास अब क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसको बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेट एन से हम क्या लेते हैं, नेट, एन से हम क्या लेते हैं, नेशनल, पी से हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। और हमारे पास अभी क्या आया हुआ है, एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या कैलकुलेशन किया है, इन सभी को जोड़ के हमने लिया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ग्रोस से जब हम नेट पे लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन हमें घटाना पड़ता है। तो जीडीपी एट एमपी, इसमें से यदि हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ तक तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक से हम क्या करते हैं, नेशनल में जब कन्वर्ट करेंगे, जब एन डी पी एट मार्केट प्राइस, इसको डोमेस्टिक को नेशनल में लेके जाएंगे तो हम क्या करते हैं, एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो हस्तांतरण भुगतान थे दूसरे देशों को, इसको यदि हम इसके अंदर जोड़ देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एन एन पी एट एम पी। ठीक है, अब मार्केट प्राइस को हम किस चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो जब हम एन एन पी एट मार्केट प्राइस, इसमें से हम क्या घटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी
NNP एट FC, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड था एक्सपेंडिचर मेथड। और मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम जो हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर है या और इसमें जो चेंज इन स्टॉक है उसको और जो नेट एक्सपोर्ट है उसको जोड़कर हम किसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं, जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी में से जब हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसमें जब हम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस को जब हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या है, घटा देते हैं। ठीक है, तो वो हमारी वैल्यू आ जाती है NNP एट FC, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। लगभग नेशनल इनकम का हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।